हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं। हमारे एक व्यूअर कंटिन्यूसली उन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की एक वीडियो के लिए, तो उस पे जाते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। एक खान सर हैं, काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पे। जीएस की पढ़ाई कराते हैं, आई थिंक जनरल स्टडीज़, जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एक मेजर पार्ट होता है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी नैन्सी पेलोसी के ताइवान विज़िट पे, और अब इस सब्जेक्ट पे एक्चुअली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की, तो मैं उसे थोड़ा सा पुश इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी जो वीडियोस देख रहा था। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा सैड मैटर चल रहा है 2 दिन से। थोड़ा सा लाइक चेंज रोस्टर में होते रहना चाहिए। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये देखते हैं। और दूसरा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मुझे कंटिन्यूसली देखते रहना चाहिए उस श्वेता वाली वीडियो को, क्योंकि वो लंबी वीडियो है और आई डोंट नो कि लाइक मेरे एंड से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ में ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। ये भी मैं इस मामले में भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ पर्सनली। अगर आप लोगों को लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हो फीडबैक कि हाँ, आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एनीवे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खान सर की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बात करते हैं। इनका एक ख़ास एक्सेंट है बात करने का, और उसके अलावा जिस तरह से बात करते हैं वो भी काफ़ी फ़नी होता है। तो देखते हैं और होपफुली कुछ वैल्यू भी निकलेगी और थोड़े मज़े भी आएंगे। जय हिंद। देखिए, अभी चाइना और ताइवान के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, आखिर ये कहां तक जाके शांत होगा? क्या चाइना ताइवान पर हमला कर देगा या नहीं करेगा? इसको शुरुआत से हम समझते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना में मेनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो चाइना में बहुत भयानक गृह युद्ध। ये जो ऊपर है ये माओ है, जो नीचे है इसका नाम, बंदे का नाम है चियांग काई शेक, जनरल चियांग काई शेक। जो चाइना में जो क्या कहते हैं उसे, सिविल वॉर हुई थी, उसमें यही दोनों लड़ रहे थे। चियांग काई शेक की पार्टी का नाम था कुमिंटांग, ऊपर वाले की पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी, जिसे हम आज भी जानते हैं। और ऑफ कोर्स ये लोग जीत गए और इन्होंने खदेड़ के ताइवान में इनको शरण लेनी पड़ी। उसका नाम उस वक्त होता था फॉर्मोसा। पोर्चुगीज़ नाम है आई थिंक ये फॉर्मोसा। पोर्चुगीज़ का ही और इसी कब्जा का था। फायदा उठा के जापान इस पर अटैक कर चुका था। उस समय दो पार्टियां थी, एक माओ की जो थी, माओ जेडांग की जो पार्टी। अच्छा, आई थिंक इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बता रहे हैं, जब मंचूरिया, ये जो जहाँ पे एरो का एंड है ना, एरो हेड दिखाया इन्होंने चाइना में, उस एरिया को, और वो जो पूरा जो नॉर्थ का एरिया उसे मंचूरिया कहते हैं। तो मंचूरिया पे जापान ने हमला करके कब्जा कर लिया था उस टाइम पे। उनका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और नेशनलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे कुओमिंटांग, तो ये चियांग काई शेक। कुओमिंटांग पार्टी थी तो चियांग काई शेक लीड कर रहे थे। तो दोनों के बीच भयानक गृह युद्ध हुआ। जापान के हमला को देखकर ये दोनों नेताओं ने एक समय के लिए युद्ध विराम कर दिया। गृह युद्ध उसे कहते हैं जब आपस में ही दो पार्टियां सत्ता के लिए लड़ लेती हैं। जैसे तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार देखें, वो एक तरह का अंदर का गृह युद्ध था कि एक ही गुट दूसरे गुट को मारेगा अपने ही देश में। तो ये दोनों जो गुट थे एक समय के लिए शांत हुए ताकि जापान के आक्रमण को न्यूट्रल किया जा सके। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम गिर गया और जापान ऑटोमेटिक साइड हो गया। इसका फायदा उठाकर जो माओ थे, वो उनके समर्थक जितने थे, वो चियांग काई शेक। अरे सर ने बड़े हल्के में बात कह दी, जापान ऑटोमेटिक साइड हो गया। जापान ऑटोमेटिक साइड नहीं हुआ था भाई, साइड नहीं हो रहा था, इसलिए बम गिराना पड़ा था। के समर्थकों को हावी होने लगे अचानक, और ये पूरे एरिया पर माओ का कब्जा हो गया, और यानी कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। तो ये जो चियांग काई शेक थे अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए, और यहीं से कहने लगे कि हम लोग वापस रणनीति बनाएंगे और वापस चाइना को हम लोग अपने अंडर में लाएंगे। तो अब यहाँ से चाइना की दो विचारधाराएं चालू होती है। एक ये बड़ा वाला चाइना, जिसे हम लोग कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक छोटा वाला ताइवान, इस ससुरा अपने को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। इस छोटका का कहना है कि पूरा बड़का हमारा है, और बड़का चाइना को जानते ही वो कह रहा है कि तुमको आज नहीं तो कल हम घोट लेंगे। तो ये मेनली लड़ाई बड़े वाले का कहना है कि जो कुछ भी है दुनिया में वो हमारा है चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये मेनली जो अलग हुए थे, सब 1949 का समय था यहाँ पर, जब ताइवान अलग हो गया। ताइवान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों के बीच में ये गृह युद्ध आगे बढ़ते गया। लेकिन ताइवान में जो गए थे कुओमिंटांग पार्टी, वो धीरे धीरे कमजोर होकर एक छोटे से टापू में सिमट गई, और इधर चाइना डे बाई डे बहुत आगे जाने लगा।
अब चाइना ने लाया वन चाइना पॉलिसी। एग्जाम में अक्सर गलती कर देता है लड़का, वन चाइना पॉलिसी लगा देता है कि चीन में एक ही बच्चे हो सकते हैं। ये नहीं है वन चाइना पॉलिसी। भाई साहब ज़बरदस्त। अगर जिसको नहीं समझ में आया, वन चाइना पॉलिसी ये है कि जो चाइना के जो हांगकांग है, ताइवान है, मकाऊ है, इन सब को, तिब्बत है, जिनजियांग है, ये सब एक चाइना है, इस पे अग्री करना, वन चाइना पॉलिसी पे अग्री करना कहलाता है। इसी का मतलब कि आप इस वाले चाइना को मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। वन चाइना पॉलिसी में एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम इस चाइना को मानते हैं और ये चाइना कोई देश नहीं है। भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो किया है, अमेरिका ने भी माना है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको भी अधिकार है मानवाधिकार का। तो ये सब चीज हुआ। इसी सिलसिले में जो ताइवान था वो धीरे धीरे डेवलप करते रहा और डेवलप करते करते ये काफी आगे डेवलप हो गया। खैर चाइना का भी ये एरिया काफी ज्यादा डेवलप है और इसी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। जहां कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, यानी जहां कम करंट की जरूरत है, जैसे माइक, टीवी, कैमरा, ये जितने चीजें हैं इसमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी चीज जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में मिलेंगी। इवन कि आपके एटीएम कार्ड पे भी एक चिप लगा रहता है, मेमोरी कार्ड पे, सिम कार्ड में, जहां भी येलो कलर वाला देख रहे हैं उसे सिलिकॉन का ही यूज होता है। आप कहीं पे भी देखिए तो इस सिलिकॉन में बहुत हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है और साथ में इसमें बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कर की जरूरत है और ये बार बार इसमें सुधार की भी जरूरत होती है। तो इसमें ताइवान बहुत आगे निकल गया और पूरी दुनिया को छोड़ दिया। दुनिया की एक बहुत बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी टीएसएमसी पूरी दुनिया का 60% अकेले सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। अब अभी क्या है कि 5G का जमाना आ गया, हर इंसान के हाथ में मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, हर चीज अब स्मार्ट होते जा रही है। जैसे आप देखिएगा बल्ब स्मार्ट हो गया, आप रिमोट से बंद कर सकते हैं। तो जहां ये रिमोट वगैरह आएगा इसमें कंफर्म सेमीकंडक्टर लगेगा, यानी पूरी दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान के टीएसएमसी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। कॉलकॉम, फोर्ड, आपका गूगल, एप्पल, जितनी मोबाइलें आती हैं ये सब टीएसएमसी से ही खरीदती है। इसीलिए दुनिया ताइवान को बचाना चाहती है कि ताइवान जाने का मतलब ताइवान नहीं गया, बल्कि 60% जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का मार्केट। आपको एक बात बताता हूँ, ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, ये मशीनों से बनते हैं और जो मशीन्स होती हैं ना, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर करती हैं, वो बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है ASML। वो एक डच कंपनी है। उसके बारे में पढ़ना बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है अपने आप में और फाइनेंशियली भी शायद आपको फायदा हो जाए उससे। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान को बचाने के जुड़ी हुई है। इसमें अमेरिका को पता है कि भैया अमेरिका सॉफ्टवेयर के दुनिया में बहुत आगे है यहाँ पर, इसलिए इनको सिलिकॉन ज़्यादा ज़रूरत होता है। और आप देखिए यहाँ पर तो एक सिलिकॉन वैली ही है अमेरिका में, कि वहीं पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सब उधर ही मिलने वाले हैं साहब को। तो उन लोग जैसे टेस्ला की कार ऑटोमेटिक चलती है तो उसमें भी कंप्यूटर चाहिए, सिलिकॉन चाहिए। इसलिए ये चाहता है कि ताइवान हमेशा जिंदा रहे, इसलिए हमेशा ताइवान का पक्ष लेते रहता है। इस बार क्या किया, अमेरिका ने 2 कदम आगे बढ़ के काम कर दिया। एक्चुअली अमेरिका के संसद भवन को हम कांग्रेस कहते हैं। तो जो जैसे संसद भवन के 2 सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी संसद भवन के 2 सदन हैं, तो हम लोग जिसे संसद कहते हैं, अमेरिका वाले उसे कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि ब्रिटेन वाले उसी को पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक ही नाम है उसका, कानून बनाने वाला जगह। ये है आपका अमेरिका का संसद, जिसे वो लोग कांग्रेस कहते हैं। इसमें एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। तो जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं उसे अमेरिका के लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं उसे ब्रिटेन के लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। कॉमन मतलब लोग, जनता का, जनता वाला। तो हम लोग बोलेंगे लोकसभा, अमेरिका वाला बोलेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटेन वाला बोलेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। और जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, अमेरिका उसे राज्यसभा न कह के बल्कि उसे सीनेट बुलाता है, और ब्रिटेन उसे राज्यसभा नहीं कह के हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये एक कंपैरिजन है इंडिया, अमेरिका और ब्रिटेन के संसद के स्ट्रक्चर। तो अमेरिका क्या कांग्रेस तो कहते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अभी जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, तो ओम बिरला जो चाहेंगे संसद में, अब ऐसा तो नहीं होता है जो मन करेंगे, लेकिन सर्वे सर्वा संसद के अंदर वही है। बहुत पावरफुल पद होता है स्पीकर का। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। अच्छा, ये काफ़ी मतलब कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे क्या है, उस बंदे की वैल्यू क्या है। तो
नैन्सी पेलोसी जो थी, इन्होंने कह दिया कि हम ताइवान यात्रा करेंगे। अब हो गया बवाल, क्योंकि चाइना के वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका ने साइन कर रखा है, यानी ये बड़े वाले चाइना को मानते हैं, छोटा वाला कोई मानते हैं कि उसी का होंगे, तो फिर आप क्यों आ रहे हैं बीच में। तो ये जो बाइडेन का ये स्टेप काफी मतलब एक तरह से कहिए कि रिस्की भी डिसीजन है। नैन्सी पेलोसी का जहाज जैसे ही ताइवान की राजधानी ताइपे में पहुंचता है तो इनका तो भव्य स्वागत किया जाता है। नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना पूरी तरह से भड़क जाता है। वो ताइवान के चारों ओर से अपना नेवल एरिया लगा के और यहाँ पर मिसाइलों से बम्बार्डमेंट करने लगता है। अब जो भी मिसाइल ये मार रहा था, ये डैंगफेंग 5 मिसाइल मार रहा था, जिसे D5 कहा जाता है, DF5 कर रहा है डैंगफेंग। अब सोचिए यहाँ पर इसने टारगेट रखा है और ये मिसाइल पूरी ताइवान के ऊपर से जा रही है। यहाँ के देश के लोगों को कैसा लग रहा होगा, यहाँ का एयर डिफेंस, एयर फोर्स, जो भी स्ट्रेटेजिक कमांड है इन लोग के पास, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ जाते हैं यहाँ पर। और ये जानबूझ के चाइना इसी तरह से हमला कर रहा है ताकि यहाँ की सरकार को, यहाँ की जनता के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इवन कि यह जापान और भारत को भी धमकी दे रहा है ये चाइना, और कह रहा है कि युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है। अब ये समझना है कि युद्ध होता है तो किसकी सेना कितनी मजबूत है, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, चाइना के पास जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन एक्टिव सोल्जर के अलावा अगर देखेंगे रिजर्व में, तो चाइना महज 5 लाख सोल्जर को ही रिजर्व में रखा है और ताइवान 15 लाख सोल्जर्स को रिजर्व में रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि चाइना के पास बहुत बड़ी सेना है। चाइना की सीमाएं भी तो बहुत बड़ी हैं। उसका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से विवाद चलता है, उधर वीगर मुसलमानों को लेकर झेल रहा है, भारत से है, नेपाल से, भूटान से, बहुत सारे देशों से टच करता है, ऊपर रूस, मंगोलिया से टच करता है। तो उतनी बड़ी सेना भी चाहिए होती है, ऐसा नहीं क्या। चाइना दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है। ऑलमोस्ट 15 या 16, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 15 आई थिंक मेरे को आइडिया था कि 15 कंट्रीज से उनका बॉर्डर लगता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज से उनका बॉर्डर लगता है दुनिया में। कि हाथी ज्यादा खाता है, तो हाथी ज्यादा खाता है तो उसका तो कैलोरी लॉस भी तो होता है, उतना बड़ा शरीर को लेके चलना भी होता है। तो यहाँ पे रिजर्व सेना देख लिए। अगर हम बात करते हैं टैंक, तो इसके चाइना के पास लगभग 5000 टैंक है, वही ताइवान के पास महज 1200 है। तो एक छोटे से देश के लिए 1200 टैंक बहुत हो जाते हैं, और वो भी आइलैंड कंट्री है। आर्टिलरी गन, चाइना के पास 1734 आर्टिलरी गन है, वही ताइवान के पास 1410। आप देखेंगे आर्टिलरी में दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। एक इतना बड़ा देश के पास 1700, इसके पास 1400 यहाँ पे आर्टिलरी गन है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ जो आर्टिलरी अंधाधुंध फायरिंग के लिए ये जो होते हैं, ये चाइना के पास 4120 है और ताइवान के पास महज 257 है। यहाँ ताइवान पीछे छूट जाता है। हर मामले में आप देखेंगे तो ताइवान से तो आगे ही बैठता है चाइना। बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में 35,000 चाइना के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वही ताइवान के पास ये संख्या केवल 3471 का है। अगेन सेम बात बैठती है, चाइना बहुत बड़ा है, ताइवान बहुत छोटा है। इस मामले में भी ताइवान पीछे रह जाता है। अगर एयरफोर्स को देखते हैं तो जो एयरफोर्स है इसके पास 1200 लड़ाकू जहाज है, इसमें उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, और वहीं 288 लड़ाकू जहाज केवल ताइवान के पास है। तो ताइवान की एयरफोर्स थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या। पर ताइवान के जो लड़ाकू जहाज है ना, फाइटर प्लेन्स, वो अमेरिकन मेड है, वो लॉकहीड मार्टिन के F-16 वगैरह हैं। और जो चाइनीज़ हैं उनकी क्वालिटी का पता नहीं क्या कह सकते हैं। बहुत कंपैरिजन में करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हेलीकॉप्टर देखिए, हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है ना, वो किसी भी छोटे बड़े टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है धीरे होती है, साथ में वो एक जगह हवा में रुक सकता है। इस वजह से बहुत एक्यूरेट हमला कर लेता है हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू में भी काम आता है। युद्धक हेलीकॉप्टर 281 है, वहीं महज 91 हेलीकॉप्टर ताइवान के पास है। जबकि ट्रांसपोर्ट देखेंगे, युद्ध के समय ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है कि टाइम पर किसी भी एमुनेशन को, दवाइयों को, वहाँ पे गोला बारूद को, एक्स्ट्रा फौजियों को टाइम पे पहुँचाना बहुत जरूरी है। पता चला एक दिन लेट पहुँचाएंगे तो सारा कहानी बदल जाएगा। तो चाइना के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 286 की फ्लीट है, वहीं ताइवान के पास महज 19 ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ताइवान इतना छोटा है, उसे ट्रांसपोर्ट ही कितना करना रहेगा, उतना तो सड़क से ही कर लेंगे। तो ताइवान रखा है सेना अपने हिसाब से और चाइना रखा है अपने हिसाब से। नेवी के मामले में चाइना बहुत सुपीरियर है, उससे 777 नेवी के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, ये सब है, इनके पास महज 117 ही है ताइवान के पास। और एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे तो ताइवान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, जबकि चीन अभी हाल में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल किया, यानी लड़ने के लिए इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब चाइना के पास। सबमरीन, चाइना की नेवी की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है सबमरीन, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, पानी के नीचे रहती है। ताइवान के पास महज 4 है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन रखने वाला यही है, चाइना है।
79 सबमरीन है इसके पास। ये चाइना की सबसे बड़ी बैकबोन है वहाँ पे। लेकिन समझिए चाइना के साथ एक ड्रॉबैक भी है, चाइना एक विशाल देश है और उसको ताइवान तक आने के लिए उसे उसकी जो बड़ी भारी भरकम सेना है वो काम नहीं आ पाएगी, समुद्रवा हेल के थोड़े आएगी। तो यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के रास्ते भेज सकते, हिलने का मतलब होता है तैरना, समुद्र में तैर के नहीं आ पाएगी। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट के रास्ते सैनिक उतार सकता है, नहीं तो नेवी है और ये एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है। एम्फीबियन टैंक जो होते हैं वो पानी में भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना ने एम्फीबियन टैंक्स को अपने एकदम बॉर्डर के पास क्लोज यहाँ पे लगा रखा है और चाइना ने यहाँ से मिसाइलें भी मार रहा है। उसने तो 5 मिसाइल जापान के एरिया में भी दाग दिया है वहाँ पर, ताकि जापान को भी वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम भी समझ जाओ ज़्यादा उड़ना नहीं। देखिए चाइना के साथ दिक्कत क्या आने वाला है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में उसको यहाँ से अगर आर्मी को यहाँ ले आना है तो बहुत बड़ा हरकुलियस टास्क हो जाता है उसके पास चाइना के लिए आते। और ताइवान पे हमला करने के लिए उसे जब सहारा लेना पड़ेगा हेलीकॉप्टर और एम्फीबियन टैंक का, तो अमेरिका इसमें बखूबी इस हथियार को यूज कर चुका है यूक्रेन की लड़ाई में। यूक्रेन की लड़ाई में रूस के टैंक और रूस के हेलीकॉप्टर मतलब बहुत काम आ ही नहीं पाए, क्योंकि टैंकों को मारने के लिए और ये हेलीकॉप्टर को मारने के लिए एक सिंगल मतलब एक इंसान के चलाने वाला हथियार है, मैनपैड होता है। देखिए हेलीकॉप्टर के लिए ये मैनपैड दुश्मन बन जाता है। एक्चुअली क्या है कि हेलीकॉप्टर आसमान में रहता है, उसे छू पाना बड़ा मुश्किल होता है और ये आदमी तो कहीं पे भी बैठ सकता है, उतने बड़े जहाज से आदमी तो दिखेगा भी नहीं और ये स्ट्रिंगर या फिर ये मैनपैड मिसाइल मारेगा, हेलीकॉप्टर को बचना ही मुश्किल हो पाता है। दूसरा जो टैंक होते हैं जमीन पर चलने वाले, ये स्टिंगर आज से नहीं कर रहे हेलीकॉप्टरों की हालत ख़राब। ये स्टिंगर जब तालिबान की 89-90 में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ गया था तब से इन्होंने हेलीकॉप्टरों को यूज़लेस बना दिया है ऑलमोस्ट। तालिबान ने इनको बहुत यूज़ किया था 89 में 91 में जब सोवियत यूनियन से हो रही थी लड़ाई इनकी। या फिर पानी में चलने वाले एम्फीबियन टैंक जब वो ज़मीन पे आएंगे तो इन्हें ज़मीन पर मारने के लिए अमेरिका के पास जेवलिन मिसाइलें बहुत एक्यूरेट हमला करती है। अब देखिए ये टैंक का छुपना मुश्किल है और ये तो कहीं नाली एगो गड्ढा खोद, ये यूक्रेन से थोड़ा सा 4 फीट का गड्ढा खोद उसी में छुप जाएगा, बैठ जाएगा और निकल के मार सकता है। तो अमेरिका को तत्काल जिस तरह यूक्रेन को पहुंचाया ससुरा लेट से पहुंचाया, लेकिन ताइवान के पास प्रॉपर मात्रा में मैनपैड होने चाहिए और जेवलिन मिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। और रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स बड़े टारगेट को हिट करती है, छोटे टारगेट को नहीं हिट कर पाती है। तो एयरफोर्स इन लोग को देख भी नहीं पाएगी क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है और ना ही ये लोग उसको मार पाएंगे। तो ये मैनपैड इसके आगे काम नहीं आ पाएगा। इसके लिए अमेरिका को वहाँ पर अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि इन जहाज़ों से उसे रोका जा सके। तो इसमें 4 चीज़ बहुत काम आएगी। एक, एयरफोर्स को रोकने के लिए थर्ड मिसाइल, और हेलीकॉप्टर और टैंक को रोकने के लिए मैनपैड और जेवलिन मिसाइल, और पनडुब्बियों को मारने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, चाइना की सबसे बड़ी रीढ़ है पनडुब्बी, और यहाँ पर पनडुब्बियों को मारने के लिए P-8I अमेरिका का जहाज है। P-8I, ये P-8I जो जहाज है पनडुब्बी हंटर कहा जाता है इसे, पोसाइडन। ये ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को मार देता है। इंडिया ने भी ले रखे हैं। ये क्वाड देशों को एक साथ आना चाहिए और अनप्लान्ड तरीके से जो बाइडेन डिसीजन ले लेते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वाड देशों को एक साथ प्रॉपर डेलीगेशन रहना चाहिए कि हाँ भाई इस बार अमेरिका। जो बाइडेन की तो प्रॉब्लम है वो डिसीजन नहीं लेते, वो इस जो नैंसी पेलोसी की विजिट थी इसके भी अगेंस्ट थे। भेजा है तो अगली बार जापान भेजे, 1 महीना बाद भारत भेजे, 2 महीना बाद ऑस्ट्रेलिया भेजे। बिल्कुल अचानक से ये कर दिया गया है, टोटली थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में फंस गया है कोई भी। अब ध्यान से समझिए, अगर हम लोग चाइना को फ्री फंड छोड़ देंगे तो ताइवान को कब्जा लेगा। ताइवान को कब्जाने के बाद चाइना के लिए हर चीज से टेंशन फ्री हो जाएगा, उसके पास सिलिकॉन आ जाएगा, जब चाहे तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन रोकेगा। पूरी दुनिया में कैमरा, मोबाइल, टेलीफोन हर चीज महंगी हो जाएगी जो भी सिलिकॉन से जुड़ी है। तो पहला तो एक ये लॉस होगा। दूसरा, भारत के लिए दिक्कत हो जाएगा कि वो फ्री हो जाएगा तो सोच रहा फिर भारत पे कंप्लीटली मिलेगा। इसके लिए भारत को चाइना का थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तुम वहाँ युद्ध अभ्यास कर रहे हो और यहाँ पे जब युद्ध अभ्यास होता है तो उस एरिया में कोई नहीं जाता है, तो भारत सरकार को भी यहाँ पे अंडमान निकोबार का ये मलक्का जल संधि बंद करेगा ना। ये जैसे मलक्का बंद किया यहाँ युद्ध अभ्यास करके, तो चाइनीज जहाजों को इस साइड से निकलना पड़ेगा और ये रास्ता इतना दुर्गम में पड़ता है और यहाँ पे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ 1 वीक के लिए अगर मलक्का बंद हो जाता है ना तो 1 हफ्ते में चाइना को 500 करोड़ का लॉस लगता है, और इसके बाद भी जाएगा कहाँ, हिंद महासागर में जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम लोगों को काम बनता है कि चाइना का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है, अगर उसका ध्यान इधर भटक गया ना तो ये एरिया में पूरा पहाड़ है,
ऐसा मैदानी क्षेत्र नहीं, तो पूरा पहाड़ है, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये चाइना के लिए कंप्लीट ट्रू फ्रंट वार हो जाएगा। एक इधर एरिया हो रहा है, एक यहाँ, और एक नेवी के सेक्टर में फंसा देना चाहिए। चाइना के जो सेनापति थे जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व करके रिटायर होना हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक कभी युद्ध नहीं किया। वाह रे भैया वाह, इस इतना बड़े चाइनीज वाले हैं सर, ये केवल डराने का काम करते हैं। ये कभी किसी दूसरे बड़े देश के साथ युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे अपने में, कि चाइना की सेना एक दिन में यहाँ से यहाँ पहुंच गई, उस एक दिन में ना सड़कों पे किसी को निकलने दिया जाता है, ना कोई रेलवे पैसेंजर के लिए ट्रेन रखा जाता है, केवल मिलिट्री वाले गुजरते हैं। रियल लड़ाई में ऐसा नहीं ना होता है। तो ये चाइना मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है पूरी दुनिया में। यहाँ भारत को करना चाहिए कि नेवी को इस साइड में एक्टिवेट कर देना चाहिए, ताकि जो कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव बने, ऐसा नहीं कि युद्ध कर देना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमें ओके एक्चुअली बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो यही कहते हैं कि चाइना जो इतनी ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाता है हिमालयाज़ में, वो बेसिकली उनकी स्ट्रेटजी ये है कि इंडिया की एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है सी में, बिकॉज इंडिया के पास अंडमान आइलैंड्स हैं, इंडिया के पास पूरे के पूरे इंडियन ओशन का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सेस है मुकाबले चाइना के। उनको पूरा घूम के आना पड़ेगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्ल्स कुछ नहीं होंगे अगर इंडिया एक्चुअल में अपनी नेवी को पूरी तरीके से जोर लगा के ताकतवर बनाना शुरू कर दे, पूरा फोकस करे उधर, तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रिंग ऑफ पल्स वर्ल्स सब पल्स टूट जाएंगे, स्ट्रिंग टूट जाएगी, पल्स बिखर जाएंगे। लेकिन इनका कहना ये है बहुत सारे लोगों का कि चाइना इतना जोर लगाता ही हिमालय में इसलिए है, वहाँ इतना धक्का करता ही इसलिए इंडिया के साथ, ताकि उस इंडिया का ध्यान उधर रहे और नेवी को डेवलप ना कर पाए इंडिया। हालांकि आई होप सरकार के पास भी होगा अपनी सेना को लद्दाख के एरिया में तत्काल मोबिलाइज करना चाहिए। इससे क्या है कि लद्दाख में जहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ था, फिंगर 4 मेरा है कि फिंगर 4 तुम्हारा है, वहाँ तक चले जाए। यहाँ पे उत्तराखंड है ही है, सिक्किम के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास। एक साथ अगर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करने लगेंगे, इसी से चाइना के ऊपर दबाव बन जाएगा। अभी भी चाइना ताइवान, और करना भी चाहिए, वो लोग भी करते हैं यही चीज़, हमला नहीं किया है, उसके अगल बगल में युद्ध अभ्यास कर रहा है। आज कल भी न्यूज़ आ रही है कि वो अपने जो LAC से बहुत पास अपने फाइटर जेट्स फ्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग अपने जगह पे तो कर ही सकते हैं, यहाँ राफेल लगा देते हैं और यहाँ पे P-8I जो है विमान यहाँ लगा देते हैं, चाइना की पनडुब्बियाँ इधर बिजी रहेंगी और 1-2 तो यहाँ लगा देते हैं, वरना चाइना के ये रखेल है ना, ये ज्यादा चिल्लाते रहता है। यहाँ पे इसको खाने पीने को तो है नहीं, सोचता है भीख में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये जरूरी है, अगर हम लोग जो बाइडेन को और ताइवान को अकेला, मुझे को क्यों पहला मोमेंट आ गया, छोड़ देंगे तो ये दूसरा यूक्रेन साबित हो जाएगा और ये चाइना टेंशन फ्री हो जाएगा। जब चाइना यहाँ की ओर बिजी होगा तो यही बहाने हम लोग अक्साई चीन में घुस जाएंगे, जो वो मिले ससुरा 2-4 किलोमीटर जितना जा सके, क्योंकि वो जितना क्या जा सके भाई, तिब्बत खो और जिंजियांग आजाद करवाओ, एक साथ दो लड़ाई नहीं लड़ सकता। ताइवान से लड़ने के लिए अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, उसने अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा जंगी बेड़ा भेज दिया है। और अगर यहाँ चले गए हम लोग तो या तो 2 किलोमीटर अंदर घुसेंगे तो चाइनीज वापस जाओ, और नहीं तो ससुरे तुम युद्ध करो। तो चाइना एक साथ 2 फ्रंट पे नहीं लड़ सकता है। रीजन क्या है, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, तो ये इतना दुर्गम एरिया कि इसके ऊपर से जहाज तक नहीं गुजर पाती, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है यहाँ। यस, बहुत सारे लोगों को ये शायद बात ना पता हो, तिब्बत के ऊपर से कोई पूरा का पूरा जो वो ह्यूज जायंट तिब्बत का एरिया है, उसके ऊपर से जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं वो फ्लाई नहीं करते। आपको जहाज भी जाते हैं ना तो अपनी फुल क्षमता से उड़ान नहीं भर सकते, हाइट ज्यादा, प्रेशर कम, जो पेलोड नहीं ले जाते, ट्रेन है काफी उत्पन्न है। तो अभी हम लोगों को ताइवान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो छुट्टा साढ़ हो जाएगा। और जैसे ताइवान पे हमला करे तो भारत सरकार को भी इधर से एकदम हमला करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी प्रेशर है, आपके पास सोशल मीडिया है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट इसको अकेला न छोड़े। हालांकि अमेरिका अक्टूबर में भारत के साथ उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास करने वाला है, तो वो युद्ध अभ्यास अक्टूबर में होगा। अक्टूबर आगे है, अभी तो अगस्त चल रहा है यहाँ पे, तब तक पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। अमेरिका क्या करेगा छोड़िए, हम लोगों को यहाँ पर अपनी सेना को एक्टिवेट करना चाहिए, और ये जरूरी भी है। समझिए, सेना को अगर आप इमरजेंसी में एक्टिवेट नहीं करते हैं तो सेना को धीरे धीरे एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी महसूस होने लगेगी, कि जब तक सेना लड़ाई नहीं करती है वो वाली फीलिंग नहीं आती है। अब क्या है, कितना प्रैक्टिस की, तो एकदम ये रियल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगा। सेना को मोटिवेट पूरी मोबिलाइज किया जाएगा यहाँ पे,
जिस बहाने एक तरह का समझिए तो ड्रिल भी हो जाएगा, और क्या पता अगर ये ससुरा लड़ाई में कूद गया तो हम लोग भी इधर कूद जाएंगे, इसी बहाने अक्साई चीन पीओके वगैरह वाला एरिया में। बिल्कुल भाई, वीर भोगे वसुंधरा, जो हिम्मत करता है, जो चांस लेता है, उसी को मिलेगा भाई। जैसी हमारी आदमी आगे बढ़ बहुत सकता है। फ्रस्ट्रेटिंग आप क्या सिचुएशन। सोचते हैं कि हम लोगों को यहाँ यूक्रेन के मुद्दे की तरह शांत बैठना चाहिए, या फिर अपनी सेना को अब चाइना के बॉर्डर पे मोबिलाइज करके चीन का ध्यान भटका देना चाहिए? आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। यार आई लव दिस गाय यार। इस टोटली नेशनलिस्ट बंदा है, टोटली पेट्रियट बंदा है, और टोटली सोचने वाला भी बंदा है कि भाई मतलब बंदे की जहाँ सोच सही जगह पे है। इनके बात करने के तरीके से लगता होगा कि यार देसी इंसान है, बट इनको सिर्फ इस एक वीडियो से पता चलता है। चाहे ये पढ़ के भी बोल रहे हो कोई बात नहीं, या फिर इन्होंने पहले प्रिपरेशन भी की हो इस लेक्चर से पहले, फिर भी कोई बात नहीं। बहुत ठीक से डिटेल एक इशू जब बताया तो ये नहीं बताया जैसे हाँ ये हुआ था, ये भी बताया कि नैन्सी पेलोसी कौन है, अमेरिका में उसकी क्या औकात है, ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था, ओरिजिन लाइक एक ऑल अराउंड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। तो लाइक और जो इनका ओपिनियन है ना, आई जस्ट टोटली रिलेट विद दैट, और आई लव दिस गाय मैन। बहुत सही होता है, और ये इतना ज़्यादा फेमस है, शायद इसकी यही वजह होगी कि इनकी क्वालिटी जो है वो पढ़ाने की, भाषा पे मतलब एक्सेंट पे मत जाइए, जो इनका पढ़ाने का जो स्टाइल है वो फ़नी भी है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और पर्सपेक्टिव वाला भी है। एक पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं ये उसके साथ साथ। तो मैंने इनका बहुत स्टफ़ नहीं देखा, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा बहुत देख के भी। तो मुझे क्वालिटी लगी। होपफुली शायद जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों पे हम आगे भी देखें। और जिन्होंने रेकमेंड किया था उनको बहुत बहुत थैंक यू रेकमेंड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।